Viewers, I hope that you all are well and doing well. इस वीडियो को पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के फिज़िक्स के सिलेबस के एन मुताबिक तैयार किया गया है। ये इस सीरीज़ की फर्स्ट वीडियो है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको लेक्चरशिप और प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विस के रिटन एग्ज़ाम और इंटरव्यू दोनों में सपोर्ट करेगी। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम वेक्टर्स की बात करते हैं। हमारे पास फिज़िकल क्वांटिटीज़ दो टाइप्स की हैं, स्केलर्स हैं और वेक्टर्स हैं। स्केलर्स वो क्वांटिटीज़ हैं जिनके साथ कोई डायरेक्शनल प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन वेक्टर्स वो क्वांटिटीज़ हैं जिनकी मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन है और इसके साथ ही वो एक तीसरी कंडीशन भी फुलफ़िल करती हैं, वो ये कि वो वेक्टर एडिशन के कम्यूटेटिव लॉ को ओबे करती हैं। ये तीन कंडीशन अगर कोई क्वांटिटी पूरा करेगी तो हम कहेंगे वो वेक्टर्स हैं। वेक्टर की एडिशन है, वेक्टर की उसका एक ख़ास मेथड है, वेक्टर की सब्ट्रैक्शन है, इसी तरीके से वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन है। जब हम वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं दो वेक्टर को, तो दो सूरत हाल हमारे पास आ सकती हैं। एक ये कि हम दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करें ए और बी को, उससे आने वाली तीसरी क्वांटिटी एक वेक्टर ना हो बल्कि एक स्केलर हो, तो हम ऐसी प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट कह देते हैं। और दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी ये इक्वल है ए बी कॉस थीटा के। ये ए बी कॉस थीटा ही के इक्वल क्यों है, यानी कॉस थीटा यहाँ पे क्यों आया है, साइन थीटा क्यों नहीं आया? तो उसकी वजह ये थी कि एक्चुअल हमारे पास ये एक सिचुएशन थी। इस सिचुएशन को हमने एक नाम दिया है और वो नाम है डॉट प्रोडक्ट। वो सिचुएशन क्या थी? ये ऑब्जेक्ट है, इस पे इस शख्स ने एक फोर्स लगाई। अगर ये अप्लाइड फोर्स उसी डायरेक्शन में होती जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, जबकि डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हम उस अप्लाइड फोर्स को उठा के डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर देते, हमारे पास वर्क आ जाता। लेकिन यहाँ सूरत हाल ये है कि इस अप्लाइड फोर्स ने कोई सर्टन एंगल थीटा बनाया है डिस्प्लेसमेंट के साथ। तो अब हम इस फोर्स के दो कंपोनेंट कर देंगे। ये कंपोनेंट एफ कॉस थीटा आएगा और ये कंपोनेंट एफ साइन थीटा आ जाएगा। ये एफ साइन थीटा डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है। रिज़ल्ट ये होगा कि एफ साइन थीटा इस डायरेक्शन के अंदर इस ऑब्जेक्ट पे कोई वर्क नहीं करेगा, इसलिए हम एफ साइन थीटा को छोड़ देंगे। एफ कॉस थीटा अब एफ का वो इफ़ेक्टिव पार्ट है जो डिस्प्लेसमेंट के अलॉन्ग है, तो हम एफ कॉस थीटा इंटू डी कर देंगे, उसको एफ इंटू डी कॉस थीटा कह देंगे, वो हमारे पास वर्क आ जाएगा। तो इसी को इन जनरल अगर हम बात करें, एफ इंटू डी कॉस थीटा को अगर एफ की जगह पे ए वेक्टर है और उसकी मैग्नीट्यूड ए है और डी की जगह पे हमारे पास बी वेक्टर था, उसकी मैग्नीट्यूड बी है, तो हमारे पास इन जनरल ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा आ जाएगा। प्रॉपर्टीज़ क्या है? ए डॉट बी दो वेक्टर की, वो अगर ए बी कॉस थीटा है वो मैक्सिमम होगी प्लस ए बी अगर थीटा 0 है, वो मैक्सिमम नेगेटिव होगी अगर थीटा 180 है, वो माइनस ए बी होगी। और ए बी कॉस थीटा विल नॉट एग्जिस्ट इन केस थीटा ए और बी के दरमियान अगर 90 है, दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगी। कम्यूटेटिव लॉ को ये ओबे करती हैं, ए डॉट बी डॉट ए की इक्वल है। और ऐसा क्यों पॉसिबल हुआ व्यूवर्स? सिर्फ इस वजह से कि दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट से आने वाली तीसरी क्वांटिटी एक स्केलर होती है और स्केलर की कोई डायरेक्शन नहीं होती, तो इस वजह से हम लिख सकते हैं कि ए डॉट बी इक्वल है बी डॉट ए। और अगर हमारे पास यूनिट वेक्टर्स हैं उसको यूँ भी लिखा जा सकता है और आई कैप भी लिखा जा सकता है। आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के 1 है, आई डॉट जे, आई डॉट के, जे डॉट के, ये हमारे पास इक्वल है 0 के, वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब हम वेक्टर प्रोडक्ट की बात करते हैं। हम कहते हैं दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया जाए, आने वाली तीसरी क्वांटिटी अगर हमारे पास एक वेक्टर हो, स्केलर ना हो, यानी उसकी मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, तो हम इन दो वेक्टर की इस प्रोडक्ट को कहेंगे वेक्टर प्रोडक्ट, या इसको क्रॉस प्रोडक्ट भी कह दिया जाता है क्योंकि ए और बी के दरमियान हम क्रॉस लिख रहे हैं। और ये ए क्रॉस बी इक्वल है मैग्नीट्यूड के लिहाज से ए बी साइन थीटा। ये साइन थीटा क्यों आया है, कॉस थीटा क्यों नहीं है? तो उसके लिए देखिए हमारे पास एक ये सिचुएशन है
इस सिचुएशन को हमने नाम दिया है और वो नाम क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट है। ये सिचुएशन क्या है कि ये एक डोर है, इसका ये पिवट है जिसके गिर्द इसने रोटेट करना है, और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स ये है, पॉइंट ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन या पॉइंट ऑफ रोटेशन या पिवट और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, इनमें जो लीस्ट डिस्टेंस है उसको हम मोमेंट आर्म कह देते हैं। अगर फोर्स आर के साथ 90 एंगल बनाते हुए लगती इस डायरेक्शन में तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, फोर्स के रोटेशनल इफेक्ट टॉर्क को हम बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर लेते, आर को एफ से मल्टीप्लाई कर देते। लेकिन यहाँ पे एफ ने कुछ सर्टन एंगल ये थीटा बनाया है, इस वे से फोर्स लग रही है ऑब्लिक। तो अब हम क्या करेंगे, हम एफ़ के दो कंपोनेंट कर देंगे। हम कहेंगे एफ़ यहाँ पे नहीं है, एफ असल में यहाँ पे है। अब इसके जब दो कंपोनेंट करेंगे तो हम देखेंगे कि ये कंपोनेंट जो आर के अलॉन्ग है ये आएगा एफ़ कॉल थीटा, और जो परपेंडिकुलर है वो आएगा एफ़ साइन थीटा। और हमें पता है कि मैक्सिमम टॉर्क एक्चुअल उस वक्त होगा जिस वक्त ये एफ़ आर के साथ 90 का एंगल बनाए। अब एफ़ ने तो ये एंगल नहीं बनाया, लेकिन एफ़ साइन थीटा आर के साथ 90 का एंगल बनाएगा, तो हमारे पास टॉर्क आ जाएगा आर इंटू एफ साइन थीटा। तो यहाँ से देख सकते हैं, अगर इन जनरल हम बात करें, आर की जगह पे हमारे पास ए वेक्टर है और एफ़ की जगह पे हमारे पास बी वेक्टर है, तो यहाँ पे आर एफ साइन थीटा आया है, तो यहाँ पे ए बी साइन थीटा आ जाएगा। और सी की डायरेक्शन आप मालूम करेंगे विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल क्या कहता है, जॉइन द टेल्स ऑफ टू वेक्टर्स, जिन वेक्टर को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं ए क्रॉस बी और उससे आपको थर्ड वेक्टर मिल रहा है सी, तो आप ए और बी की टेल्स को जॉइन कर दें टू फॉर्म अ प्लेन। नाउ रोटेट द फर्स्ट वेक्टर टुवर्ड्स सेकंड वेक्टर थ्रू सिमिलर एंगल। देखिए ए और बी में दो एंगल बन रहे हैं, एक ये लार्जर एंगल है और एक ये सिमिलर एंगल है, तो आपने सिमिलर एंगल के थ्रू चलना है। रोटेट द फर्स्ट वेक्टर टुवर्ड्स सेकंड वेक्टर थ्रू सिमिलर एंगल एंड curl the fingers of right hand in the direction of rotation with erected thumb. Erected thumb will give you the direction of third vector C. प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, ये कम्यूटेटिव लॉ को ओबे नहीं करती, और अगर दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट एग्जिस्ट नहीं करती, इट वैनिशेस, इट मीन्स ए इज़ पैरेलल और एंटी पैरेलल टू बी। एंगल थीटा 0 है या 180 है और साइन 0 या साइन 180 वो एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसका मतलब है ए क्रॉस बी किसके इक्वल है, 0 के। अब प्रॉपर्टीज़ हैं, आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के 0 है, आई क्रॉस जे के है, जे क्रॉस के आई है, के क्रॉस आई जे है। उसके लिए हमने एक साइक्लिक ऑर्डर बना लिया है और हम चलते हैं क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं तो आपके पास वैल्यूज़ पॉजिटिव आ जाएंगी, आई क्रॉस जे के आ जाएगा, जे क्रॉस के आई आएगा, के क्रॉस आई जे आ जाएगा। और अगर इसके एंटी क्लॉकवाइज आप चलते हैं, ऑर्डर के अगेंस्ट चलते हैं, तो नेगेटिव क्वांटिटीज आ जाएंगी। फिर हम लिख सकते हैं ए क्रॉस बी, अगर आपके पास इन 3 डायमेंशन ये इक्वल था, ए वेक्टर ए एक्स आई, ए वाई जे, ए जेड के, बी वेक्टर था बी एक्स आई, बी वाई जे, बी जेड के, तो आप इनको पहली टर्म को उठाएं और यहाँ मल्टीप्लाई कर दें, और साथ ही ये जो आप प्रॉपर्टीज़ हैं इनको आप सामने रखें, तो आपके पास ये टर्म बचेगी, यहाँ पे ये टर्म बनेगी जो जे वाली, और यहाँ पे ये दो टर्म बचेगी के वाली। और इन्हीं को हम फिर इस तरह भी लिख सकते हैं कि ए क्रॉस बी इक्वल आई जे के, ये इक्वल है ये 3/3 मैट्रिक्स बनेगा, और सॉरी डिटर्मिनेंट 3/3 डिटर्मिनेंट बनेगा। इसमें आई को उठाएं, ये आप कॉलम छोड़ दें और ये रो छोड़ दें, तो आपके पास ए वाई ए जेड आएगा, बी वाई बी जेड आएगा। इसको ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई लिखेंगे तो आपकी ये टर्म आ जाएगी। इसी तरह जे के लिए करेंगे, के लिए करेंगे, तो ये आपके पास ये जो एक्सपेंशन थी ये आ जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रिपल प्रोडक्ट्स, 3 वेक्टर की प्रोडक्ट, वो हमारे पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट भी है और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट भी है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है इसके अंदर हम दो वेक्टर को पहले वेक्टोरियली मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे हमारे पास 3 वेक्टर हैं ए बी और सी, हम पहले दो वेक्टर ए और बी इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं वेक्टोरियली, फिर इनको स्केलरली मल्टीप्लाई करते हैं थर्ड वेक्टर सी के साथ, तो ये हमारे पास आ जाती है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हमें क्या देती है, ए क्रॉस बी डॉट सी हमें वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप देगा। कैसे, ये देख लेते हैं। हम कहते हैं ये वेक्टर प्रोडक्ट ए क्रॉस बी है, वो हमारे पास ए क्रॉस बी जो है वो एन के इक्वल है, वेक्टर एन के इक्वल है। अगर आपका ये वेक्टर ए है, ये बी है, तो ए क्रॉस बी से इनकी आप वेक्टर प्रोडक्ट लें, ए क्रॉस बी, उससे जो आपको वेक्टर एन आएगा, एन वेक्टर इस डायरेक्शन में आ जाएगा। अब एन की आप डॉट प्रोडक्ट लेंगे किसके साथ, सी के साथ, यानी ए क्रॉस बी की जगह चूँकि एन आ गया
तो n का डॉट प्रोडक्ट लें c के साथ, तो ये n c क्या आ जाएगा, कॉस बीटा। और n जो था इसकी मैग्नीट्यूड a क्रॉस b वो इक्वल थी ab साइन थीटा। ये ab साइन थीटा इस पैरेललोग्राम का क्या है, एरिया है, ab साइन थीटा आ जाएगा। c कॉस बीटा क्या है, एक्चुअल ये आपका वेक्टर c था, ठीक है, ये स्पेस में है और इसने इस डायरेक्शन के साथ, वर्टिकल डायरेक्शन के साथ एंगल बीटा बनाया है। तो इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, ये कंपोनेंट बनेगा c कॉस बीटा और ये कंपोनेंट आएगा c साइन बीटा। ये कंपोनेंट c कॉस बीटा होगा और c कॉस बीटा ये c कॉस बीटा एक्चुअल ये पूरे पैरेलल पाइप के हाइट को शो करता है। तो इसका मतलब है कि ए बी साइन थीटा ने तो हमें दिया है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम थी, इसका एरिया ए बी साइन थीटा आ गया। और इसके साथ हमारे पास c कॉस बीटा, ये c कॉस बीटा जो है ये आई है हाइट। तो इसका मतलब ये है कि ए एन से हमारे पास ये ए बी साइन थीटा मैग्नीट्यूड आई, ये आ गया एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, और c कॉस बीटा से हमारे पास इस पैरेलल पाइप की हाइट आई। तो जिस वक्त एरिया ऑफ पैरेललोग्राम को आप हाइट से मल्टीप्लाई कर गए तो वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप आ जाएगा। इसका मतलब है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की फिजिकल सिग्निफिकेंस ये है कि इससे हमारे पास पैरेलल पाइप का क्या आ जाएगा, एरिया, वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप कैन बी obtained with the help of scalar triple product. It is physical significance of so-called scalar triple product. अब हम आ जाते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में तीन वेक्टर को आप वेक्टोरियली मल्टीप्लाई करते हैं, a क्रॉस b क्रॉस c। हम कहते हैं कि b क्रॉस c को हमने मल्टीप्लाई किया, फिर उसको वेक्टोरियली उठा के हमने a के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब a क्रॉस b क्रॉस c परपेंडिकुलर है किसके, b क्रॉस c के। कैसे, हम कहते हैं ये हमारे पास b वेक्टर था, ये c वेक्टर था और ये a वेक्टर था स्पेस के अंदर। अब जब b क्रॉस c लेंगे तो राइट हैंड रूल से इसकी डायरेक्शन आएगी ये b क्रॉस c, और b क्रॉस c को वेक्टोरियली मल्टीप्लाई करना है a के साथ, तो राइट हैंड रूल फिर अप्लाई करें। हमारा पहला वेक्टर a है, इसको b क्रॉस c के साथ आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो a क्रॉस b क्रॉस c उसी प्लेन के अंदर होगा, या ये को प्लेनर होगा विद दैट ऑफ b एंड c। और फिर हम प्रूव कर सकते हैं कि तीन वेक्टर की ट्रिपल प्रोडक्ट a क्रॉस b क्रॉस c वो इक्वल है a डॉट c इंटू बी माइनस a डॉट b इंटू c। नेक्स्ट हम चलते हैं ग्रेडियंट की बात करते हैं, और ग्रेडियंट हमारे पास एक्चुअल ये मैक्सिमम रेट ऑफ इंक्रीज देगा स्केलर फंक्शन का। स्टूडेंट्स ग्रेडियंट से एक्चुअल हम एक स्केलर को चेंज कर लेते हैं एक वेक्टर में, और चूँकि ग्रेडियंट हमें देता है मैक्सिमम रेट ऑफ इंक्रीज़ एक स्केलर का, और मैक्सिमम रेट ऑफ इंक्रीज़ की एक ख़ास डायरेक्शन होगी, नॉट इन ऑल डायरेक्शन मैक्सिमम रेट ऑफ इंक्रीज़ मिलेगा, सिर्फ एक सिंगल डायरेक्शन में मैक्सिमम रेट ऑफ इंक्रीज़ मिलेगा। इसलिए सिंगल डायरेक्शन जब लिंक होगी मैक्सिमम रेट ऑफ इंक्रीज़ के साथ तो हमारे पास स्केलर किस में चेंज हो जाएगा, वेक्टर में। और हम कहते हैं कि अगर वो वेक्टर है तो उसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी, मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन एट दैट पॉइंट, और डायरेक्शन क्या होगी, विच इज़ पॉइंटेड इन द डायरेक्शन ऑफ मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज। जिस डायरेक्शन में मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज होगा वही डायरेक्शन होगी, और मैग्नीट्यूड जो है वो मैक्सिमम रेट ऑफ इंक्रीज या मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज से हमें मिलेगी। और हम ये कहते हैं कि हमारे पास एक स्केलर फंक्शन f था, इसके ऊपर हमने ये ग्रेडियंट हम यूँ लिखेंगे कि ग्रेडियंट ऑफ f ये इक्वल है डेल f के, और डेल इक्वल है पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स आई प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल वाई जे प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल जेड के साथ f आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि ग्रेडियंट f जो है वो इक्वल है डेल f के, जिसमें f हमारे पास एक स्केलर पॉइंट फंक्शन है या एक स्केलर फंक्शन था। इसके ऊपर जब हम ग्रेडियंट अप्लाई करेंगे तो वो मैक्सिमम रेट ऑफ इंक्रीज़ देगा, उसकी सिर्फ एक डायरेक्शन होगी, तो हमारे पास ग्रेडियंट f जो है वो एक वेक्टर आ जाएगा। इसी की हम एप्लीकेशन देखते हैं। हम कहते हैं कि हमारे पास हीट फ्लो पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया ये किसकी इक्वल है, ये नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट ऑफ टेम्परेचर के इक्वल है। इसका क्या मतलब है, हम कहते हैं कि नेट हीट ट्रांसफ़र, यहाँ से पता चल रहा है कि नेट हीट ट्रांसफ़र उस डायरेक्शन में है जहाँ टेम्परेचर का ग्रेडियंट या टेम्परेचर की चेंज या टेम्परेचर का स्लोप, ग्रेडियंट स्लोप भी कहते हैं,
टेम्परेचर का स्लोप नेगेटिव है, यानी उस डायरेक्शन के अंदर जब हम मूव करते हैं टेम्परेचर कम हो रहा है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं द नेट हीट ट्रांसफ़र इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव ऑफ टेम्परेचर ग्रेडियंट। इसका मतलब है कि हीट फ्लो की डायरेक्शन वो है जहाँ पे टेम्परेचर का ग्रेडियंट नेगेटिव है, यानी इसका मतलब है कि उस डायरेक्शन में जब हम मूव करते हैं तो टेम्परेचर कम हो रहा है। लीजिए आगे चलते हैं लाइन इंटीग्रल। लाइन इंटीग्रल से हमें क्या मिलता है? लाइन इंटीग्रल से हम किसी लाइन के अलोंग वर्क की बात कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे लाइन इंटीग्रल से हम आगे जाके कर्ल की बात करेंगे, कर्ल ऑफ वेक्टर। जब कर्ल ऑफ वेक्टर की बात करेंगे तो हम सरफेस की बात करेंगे, वहाँ से हम सरफेस इंटीग्रल की बात करेंगे, सरफेस इंटीग्रल से हम फिर स्टोक्स थ्योरम की बात कर सकते हैं, जिसमें हम लाइन इंटीग्रल को चेंज करते हैं सरफेस इंटीग्रल में। सरफेस इंटीग्रल से हमें क्या मिलता है? सरफेस इंटीग्रल से हमें किसी सरफेस में से फ्लक्स की बात कर सकते हैं। तो फिर सरफेस इंटीग्रल से हम फ्लक्स की बात करेंगे, फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम की बात करेंगे तो हम डाइवर्जेंस की बात करेंगे, डाइवर्जेंस की बात करेंगे चूँकि वो फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम है तो फिर वहाँ वॉल्यूम इंटीग्रल की बात करेंगे। वॉल्यूम इंटीग्रल अगर हम बात कर लेते हैं तो इसका मतलब फिर हम गाउसेस थ्योरम या डाइवर्जेंस थ्योरम की बात कर सकते हैं, जिससे हम जहाँ पे हम सरफेस इंटीग्रल को चेंज करते हैं वॉल्यूम इंटीग्रल में। और इन दोनों की बात आगे चल के हम करेंगे जब हम डाइवर्जेंस थ्योरम और स्टोक्स थ्योरम की बात करेंगे। अब हम देखते हैं डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड क्या है। डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड से हमें यूनिट वॉल्यूम में से फ्लक्स का पता चलता है, और ये है क्या? ये स्केलर प्रोडक्ट है डेल ऑपरेटर का, जबकि डेल हमने पहले बात की पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स आई है, प्लस पार्शियल वाई जे है, प्लस पार्शियल जेड के है, और साथ से एक फंक्शन है, ये वेक्टर पॉइंट फंक्शन है। और वेक्टर पॉइंट फंक्शन क्या है? एक वेक्टर फील्ड जिसमें कोई वेक्टर क्वांटिटी जो है उसकी कोई ख़ास वैल्यूज़ हैं, हम पॉइंट टू पॉइंट मूव करते हैं तो हम इस प्रॉपर्टी को वेक्टर पॉइंट फंक्शन कह देंगे। और इसके साथ इस पे जब हम डेल ऑपरेटर और वेक्टर पॉइंट फंक्शन का हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो हमारे पास डाइवर्जेंस आ जाता है। और ये डाइवर्जेंस क्या शो करता है? ये यूनिट वॉल्यूम में से फ्लक्स को शो करता है। अगर कहीं पे डेल डॉट वी एग्जिस्ट नहीं करता, यानी डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर पॉइंट फंक्शन, या हम कहते हैं कि डेल डॉट वी, डेल ऑपरेटर और साथ वेक्टर पॉइंट फंक्शन, इनका हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं और वो एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसका मतलब ये है कि यूनिट वॉल्यूम में से फ्लक्स की बात की जाए वो फ्लक्स ज़ीरो है। और यहाँ पे वो कंडीशन मैंने यहाँ पे ड्रा की है कि हमारे पास ये कोई वेक्टर पॉइंट फंक्शन है और यहाँ सरफेस हमें ये रखती है। अब ये वॉल्यूम भी हो सकता है। अब हम देख सकते हैं कि इसमें से जितने लाइन्स ऑफ फोर्स एंटर हो रही हैं उतनी ही लाइन ऑफ फोर्स इसको छोड़ रही हैं, तो नेट फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम वो क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा। लेकिन अगर हम कहते हैं कि डेल डॉट वी दैट्स नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो वो ये कंडीशन बन जाएगी कि जैसे ये हमारे पास एक वॉल्यूम है या सरफेस है, इसके अंदर हमने रख दिया है यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज को। आप देख रहे हैं कि इस सरफेस में से लाजमी तौर पे फ्लक्स मौजूद है, तो यहाँ पे जब हम डेल डॉट वी की बात करेंगे तो वो इक्वल नॉट इक्वल टू ज़ीरो, इसका मतलब है कि उसकी कोई वैल्यू है, फ्लक्स की यहाँ पे वैल्यू है, लेकिन ये फ्लक्स यहाँ पे क्या है? ज़ीरो है। इसके एप्लीकेशंस क्या है? बड़ी इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन है। जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में गॉसेस लॉ फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो डेल डॉट ई की कोई वैल्यू है। डेल डॉट ई क्या शो करता है? फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम। ये हमारे पास डाइवर्जेंस है, और ये डाइवर्जेंस जो है वो ज़ीरो नहीं है बल्कि रो और एप्सिलॉन नॉट के इक्वल है। ये हमारे पास चार्ज डेंसिटी है और ये मीडियम की प्रॉपर्टी है एप्सिलॉन नॉट। तो इसका मतलब है कि अगर ये डेल डॉट ई ज़ीरो के इक्वल नहीं है बल्कि इसकी कोई वैल्यू है, तो इसका मतलब है कि फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम वहाँ पे है। और वो बात ठीक है कि इस वे से अगर हम देखें तो यहाँ पे फ्लक्स है। और इसका कंसिक्वेंस क्या है? अगर डेल डॉट ई नॉट इक्वल टू ज़ीरो, इसका मतलब है कि मोनोपोल्स, इलेक्ट्रिक मोनोपोल्स एग्जिस्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक मोनोपोल का क्या मतलब? कि आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज और आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज एग्जिस्ट करते हैं। और गॉसेस लॉ फॉर मैग्नेटिक फील्ड बात करते हैं तो डेल डॉट पी इक्वल है ज़ीरो के। इसका मतलब है कि डाइवर्जेंस यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता, फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम जो है वो ज़ीरो है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे
कोई फ्लक्स नहीं है। और वो सूरत हाल ये है कि ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड था, इस सरफेस में से देखें तो नेट फ्लक्स क्या है, ज़ीरो है, क्योंकि जितनी लाइंस ऑफ फोर्स इस सरफेस को छोड़ रही हैं उतनी लाइन ऑफ फोर्स एंटर हो रही हैं। तो नेट फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम की बात करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर हमारे पास ये पोल अलहदा होता और ये पोल आइसोलेट होता तो फिर ऐसा नहीं हो सकता था। ये कंडीशन हमारे पास बन जाती इलेक्ट्रिक मोनोपोल्स, इलेक्ट्रिक पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक नेगेटिव चार्ज, उनकी बात बन जाती। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि नॉर्थ और साउथ पोल हमेशा कॉम्बिनेशन में आते हैं। हमारे पास कोई ऐसा वे नहीं है जिससे हम नॉर्थ और साउथ पोल को अलहदा कर लें। हम पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज को अलहदा कर सकते हैं, लेकिन हम नॉर्थ और साउथ पोल को अलहदा नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि मैग्नेटिक मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करते, इलेक्ट्रिक मोनोपोल एग्जिस्ट करते हैं। इस वजह से डेल डॉट डी वॉज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। लेकिन मैग्नेटिक मोनोपोल चूँकि एग्जिस्ट नहीं करते, तो इसका मतलब है कि डेल डॉट बी किसकी इक्वल हो जाएगा, ज़ीरो के इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं कर्ल ऑफ वेक्टर की। व्यूअर्स, कर्ल कहते हैं रोटेशन को, और वो इक्वल किसके है, वो डेल क्रॉस वी के इक्वल है। वेक्टर पॉइंट फंक्शन था, इसका क्रॉस प्रोडक्ट लें डेल ऑपरेटर के साथ तो हमारे पास कर्ल ऑफ वी आ जाएगा। अगर कर्ल ऑफ वी एग्जिस्ट करता है कहीं पे, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे रोटेशन मौजूद है, वहाँ पे रोटेशन मौजूद है। और जब हम कर्ल की बात करेंगे तो हमारे पास हम सरफेस इंटीग्रल की बात करेंगे, और इससे आगे चल के फिर हम सरफेस इंटीग्रल को चेंज कर लेंगे लाइन इंटीग्रल में विद द हेल्प ऑफ स्टोक्स थ्योरम। नेक्स्ट है हमारे पास वेक्टर आइडेंटिटीज़ हैं, और इसमें हमारे पास पहली आइडेंटिटी ये है कि डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल इज़ इक्वल टू ज़ीरो। डेल क्रॉस वी अभी हमने बात की, ये हमारे पास कर्ल है, और इसका जब हम डाइवर्जेंस लेंगे तो वो इक्वल आ जाएगा किसके, ज़ीरो के। अच्छा, अब ये क्वांटिटी दो चीज़ें हैं, डेल क्रॉस वी है, ये कर्ल है, और इसका डाइवर्जेंस है वो इक्वल है ज़ीरो के। तो ये कैसे हो सकता है, ये दो तरह सिचुएशन बन सकती है कि डेल क्रॉस वी इक्वल ज़ीरो है, इसका मतलब है कि कर्ल ऑफ वी क्या है, ज़ीरो है। कर्ल ऑफ वी के ज़ीरो होने का मतलब यह है कि हमारा जो फील्ड है, या हमारा ये जो वेक्टर पॉइंट फंक्शन है, इसमें कोई रोटेशन नहीं है। एक तो यूँ हो सकता है, दूसरा यूँ हो सकता है कि हम कहते हैं चलें ठीक है, डेल क्रॉस वी जो है दैट्स नॉट इक्वल टू ज़ीरो, इसका मतलब कर्ल एग्जिस्ट करता है। कर्ल एग्जिस्ट करता है तो इसका मतलब है कि रोटेशन है। जब लेकिन इस रोटेशन से फिर जब हम डाइवर्जेंस लेते हैं तो डाइवर्जेंस ज़ीरो है, इसका मतलब है कि फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम वो किसके इक्वल है, ज़ीरो के। तो ये एक फिजिकल सिग्निफिकेंस थी। दूसरा ये है कि कर्ल ऑफ ग्रेडियंट इज़ इक्वल टू ज़ीरो। इसका मतलब ये है कि डेल एफ ग्रेडियंट एफ से, चूँकि हमें ग्रेडियंट हम स्केलर से वेक्टर मिलता है हमें, इसका मतलब है कि डेल एफ से हमें जो वेक्टर मिल रहा है उसका जब हम कर्ल लेते हैं इस डेल ऑपरेटर से, जब उसको वेक्टोरियली मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे जो क्वांटिटी कर्ल आता है हमारे पास, वो कर्ल एग्जिस्ट नहीं करता। इसका मतलब यह है कि हमारी वो चीज़ नॉन रोटेशनल है, नॉन रोटेशनल है। नेक्स्ट हम देखते हैं गॉसेस थ्योरम और डाइवर्जेंस थ्योरम। इस थ्योरम से हम क्या करते हैं, हम वॉल्यूम इंटीग्रल को चेंज कर लेते हैं सरफेस इंटीग्रल। यहाँ पे ये हमारे पास क्या है, ये डाइवर्जेंस है, और डाइवर्जेंस क्या देता है हमें, फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम। फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम है तो इसका मतलब ये है कि वॉल्यूम इंटीग्रल वहाँ पे होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, वॉल्यूम इंटीग्रल को चेंज कर सकते हैं। फिर ये एरिया आ रहा है तो ये हमारे पास सरफेस इंटीग्रल है, तो हम गॉसेस थ्योरम और डाइवर्जेंस थ्योरम से वॉल्यूम इंटीग्रल को चेंज करते हैं किसमें, सरफेस इंटीग्रल में, और इसको हम अप्लाई करते हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन में। फ्लूइड डायनामिक्स के अंदर हम कंटिन्यूटी इक्वेशन की बात करते हैं। जब हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की बात करते हैं तो हमारे पास फ्लूइड डायनामिक्स में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से कंटिन्यूटी इक्वेशन आ जाती है, और वहाँ पे हम यही करते हैं कि एक वॉल्यूम इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में चेंज करते हैं। स्टोक्स थ्योरम में क्या करते हैं, स्टोक्स थ्योरम में हम एक सरफेस इंटीग्रल को लाइन इंटीग्रल में चेंज करते हैं। और सरफेस इंटीग्रल की बात की थी तो हमने ये कहा था कि हम कर्ल की बात करते हैं, कर्ल की बात करेंगे तो हम सरफेस की बात करेंगे, सरफेस की बात करेंगे तो सरफेस हमारे पास इंटीग्रल आएगा, और इससे आगे चलेंगे तो हमारे पास ये वर्क आएगा, और वर्क की बात करेंगे तो अलॉन्ग ए लाइन, अलॉन्ग ए पाथ बात करेंगे, उससे हमारे पास लाइन इंटीग्रल आ जाएगा। तो हम स्टोक्स थ्योरम अप्लाई करके एक सरफेस इंटीग्रल को हम लाइन इंटीग्रल में चेंज कर सकते हैं, और ये हम करते हैं इलेक्ट्रिसिटी में जिस वक्त एम्पियर्स लॉ की बात करते हैं।
उसमें हम एक एम्पेरियन पाथ लेते हैं और उसके अलॉन्ग एम्पेरियन पाथ के अलॉन्ग हम फिर बात करते हैं एक लाइन इंटीग्रल की। और एम्पेरियल पाथ जो है एम्पेरियन पाथ लाजमी तौर पे एनक्लोज करेगा एक सरफेस को भी। तो फिर हम इलेक्ट्रिसिटी के अंदर स्टोक्स थ्योरम को अप्लाई करके एक सरफेस इंटीग्रल को चेंज कर लेते हैं लाइन इंटीग्रल में, या लाइन इंटीग्रल को चेंज कर सकते हैं किसमें, सरफेस इंटीग्रल में। तो व्यूवर्स, ये था आज के लिए। हम इस सीरीज़ को इन कमिंग डेज वी विल कीप दिस कंटिन्यू। आज के लिए इतना ही। गुड बाय।